जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी की चौथी क्लास है जो सभी प्रतियोगी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा टॉपिक आज पढ़ाना है। तो सबसे पहला नंबर, मैंने पहली क्लास लिया था आप लोगों को ही, तो उसमें आपको सिलेबस के बारे में डिटेल से बताया गया था, किस किस एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी बताया गया था, और कैसे पढ़ाया जाएगा, किस तरह से ये कोर्स आपका कंप्लीट किया जाएगा। इन सभी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको देखना है क्लास, तो पहली क्लास आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको संक्षिप्त रूप में डिटेल से आपको भारत का नाम के बारे में बताया था कि भारत का नाम जैसे आर्यवर्त, जम्मूद्वीप, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, इंतु कौन कौन से ग्रंथों में मिलते हैं और कौन लोग इन नामों को पुकारा था, सबसे पहले संबोधित कौन से देश के लोगों ने किया था, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखे थे। दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को स्थिति व विस्तार के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको अक्षांशी विस्तार को मुख्य रूप से बताया था और देशांतरी विस्तार को संक्षिप्त रूप में मैंने आपको डिटेल से बताया था। और दूसरी चीज है कि अगर अक्षांशी विस्तार भारत का पूछा जाए, तो भारत का अक्षांशी विस्तार अगर पूछा जाए तो 6 अंश 45 डिग्री या 8 अंश 4 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसका मतलब ये है जो 6 डिग्री 45 मिनट है कि भारत के बिल्कुल एकदम इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट जो भारत का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है, उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और भारत की अगर पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। अगर पूछा जाए भारत का बिल्कुल उत्तर वाला बिंदु कौन सा है, यानी कि जो लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, उसका बिल्कुल उत्तर बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तर का अगर बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा काल कहा जाता है। देशांतरी विस्तार में मैंने बताया था, यहाँ पर गुजरात में गाय माता से मैंने याद कराया था कि सबसे पश्चिमी बिंदु अगर पूछा जाए तो गौ माता है, जो 68 डिग्री 7 देशांतर पर स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाए जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसे किबीथु कहा जाता है। और ये किस डिग्री पे है, तो 97 अंश 25 मिनट देशांतर पर स्थित है। इसको मैंने आपको बिल्कुल याद करा दिया था, आपको यहाँ से याद कर सकते हैं। 6484 से लेकर धारा 376 के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो 376 का मतलब ये हो गया कि 37 डिग्री 6 मिनट। दूसरी बात मैंने आपको देशांतरी में बताया था कि 68 7 मतलब 687 से लेकर 97 25। 687 का मतलब ये हुआ कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ये आपका भारत का देशांतरी विस्तार है। उसके बाद मैंने आपको रेखाओं के बारे में बताया था, जैसे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। तो कर्क रेखा पर मैंने बताया था कि भारत के 8 राज्य अवस्थित हैं। पश्चिम से अगर बढ़ते हुए क्रम में अगर आप देखेंगे तो सबसे पश्चिम में गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद एमपी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। आपको बकायदे मैप से आपको याद कराया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। भारतीय मानक समय रेखा के बारे में मैंने बताया था, उस पर 5 राज्य अवस्थित हैं। सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर उसके तीसरा नंबर पे छत्तीसगढ़ है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है और ओडिशा है। ये 5 राज्य भारतीय मानक समय रेखा पर स्थित है। मुख्य रूप से इलाहाबाद का नैनी है, मिर्जापुर, ये सभी क्या है, इस भारतीय मानक समय रेखा पर अवस्थित शहर हैं। उसके बाद मैंने आपको सीमा व पड़ोसी देश के बारे में बताया था। इससे पहले रेखाओं के बारे में मैंने ये भी बताया था कि भारत के 2 मात्र ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिनसे भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उसके बाद मैंने आपको भारतीय सीमा व पड़ोसी देशों के बारे में आपको डिटेल से बताया था। 7 पड़ोसी देश हैं मुख्य रूप से, जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, 2 जलीय सीमा बनाते हैं, एक मालदीव और श्रीलंका। और उसके बाद स्थलीय सीमा मैंने बताया था, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। और इसमें 16 राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। उसके बारे में 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाते हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको बाकायदे से हर देश के साथ मैंने मैप बनाकर आपको क्लियरली समझा दिया था। उसके बाद आज का जो टॉपिक है, आज ये इंडियन ज्योग्राफी की चौथी क्लास है, और आज भारत का सामान्य परिचय वाला जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज हिंद महासागर का महत्व देखा जाएगा, उसके बाद विवादित मुद्दे देखा जाएगा। मतलब हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है,
बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, तो किस तरह से हमारा मतलब भारत से किस तरह से संबंध है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जो जो विवादित मुद्दे हैं, जैसे काला पानी है, लिपलेख दर्रा है, काला पानी है, लिपलेख दर्रा है, लिम्पाथुरा है, और इसके अलावा जैसे आप देखेंगे येलोसी है, गलवान घाटी है, पेंगोंग झील है, तवांग घाटी है, इसके अलावा डोकलाम विवाद जो 2017 में उठा था, इसके अलावा सरक्रीक रेखा के बारे में, रेड क्लिफ रेखा के बारे में देखा जाएगा, येलोसी के बारे में देखा जाएगा, पीओके के बारे में देखा जाए, आजाद कश्मीर के बारे में देखा जाएगा, तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में देखा जाए। जो भी सामान्य रूप से भारत और पाकिस्तान के साथ है विवादित मुद्दे, भारत और चाइना के साथ है, भारत और नेपाल, 3 देश मुख्य रूप से हैं जो विवादित हैं, उन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं भारत के महत्व के बारे में बताऊंगा, उसके बाद भारत की समुद्री सीमा जो है वो एग्जामों में आपके 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्री के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेंस के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी वनडे के एग्जाम के लिए यहाँ से 2-3 प्रश्न अच्छे से बनते हैं। उससे मैं हिंद महासागर के महत्व से उससे मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए हिंद महासागर का महत्व, सबसे पहले आप ये देखेंगे ये क्या है, ये गुजरात वाला पोर्शन है, और इसके बाद ये आपका देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत है। अगर आप मुझसे 4 दिन से अगर जुड़े हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत का मैप पूरी तरह से याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि क्योंकि मैंने इतनी बार आप लोग जितनी बार मैंने मतलब कोई भी टॉपिक आता था हर जगह मैप से ही मैं बता रहा हूँ, और आगे भी ऐसे बताता रहूँगा, क्योंकि मैप से के माध्यम से जल्दी से चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये भारत का दक्षिण भारत है, इसी को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है, या इसी को दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है। तो इस दक्षिण भारत के इस साइड आप देखेंगे पूरब साइड तो बंगाल की खाड़ी है। कौन सी है? पूरब साइड अगर आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, और आप दक्षिण भारत के पश्चिम साइड देखेंगे तो अरब सागर है। कौन सा है? अरब सागर है। और नीचे जो विशाल जल का आपको समुद्र दिखाई देता है, इसी को कहा जाता है हिंद महासागर। हिंद महासागर, और पूरे विश्व का मात्र एक यही भारत देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। क्योंकि आप जानते हैं मुख्य रूप से मोटा अगर देखा जाए तो 4 महासागर हैं। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर है, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर है, और चौथे नंबर पे आर्कटिक महासागर है। यहाँ पर पूछता है कि जो हिंद महासागर है इसका आकार कैसा है, तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ पर आप देखेंगे अरब सागर है, और नीचे विशाल क्या है? विशाल हिंद महासागर का समुद्री भाग है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, इस तरह से आप यम बना सकते हैं कि नहीं, ये भारत का दक्षिणतम भाग है, और भारत के आप देखेंगे किनारे किनारे यहाँ से क्या बन सकता है, यहाँ से यम बन सकता है कि नहीं, आप लोग बताइए। यम बन रहा है। अगर आपसे पूछे प्रश्न ऑल वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस महासागर का आकार यम आकार का है, तो कौन सा महासागर होगा? हिंद महासागर होगा। कौन सा महासागर होगा? हिंद महासागर होगा। ठीक है, हिंद महासागर होगा। इसके अलावा अब आप कहेंगे हिंद महासागर क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण आप देखेंगे तो कई दृष्टियों से है। जैसे सामाजिक दृष्टि से हिंद महासागर भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। सामाजिक रूप से कैसे? जैसे पर्यटन को मान लीजिए बढ़ावा देना है, समुद्री जो इस साइड सीमा है, समुद्री मैदान है, इस साइड समुद्री मैदान है जो भारत का, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जा रहा है, और यहाँ पर देश विदेश के लोग सभी लोग यहाँ पर जाते हैं पर्यटन की दृष्टि से, यहाँ पर घूमते टहलते हैं, बढ़िया मौज मस्ती करते हैं, और अच्छा खासा भारत को पैसा देकर जाते हैं, चाहे देश के लोग हों या विदेश के लोग हैं। दूसरी चीज अगर व्यापारिक रूप से देखा जाए तो भारत पूरे विश्व में चाहे जिस देश से व्यापार करना चाहे, पूरा हिंद महासागर है, हिंद महासागर से लगा हुआ प्रशांत महासागर है, और हिंद महासागर से लगा हुआ आप देखेंगे तो इस साइड अटलांटिक महासागर भी है। तो इस तरह से भारत चाहे पूरे विश्व में कहीं भी व्यापार कर सकता है। यहाँ से भारत को मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ भारत चाहे इस साइड से, चाहे भारत पूर्वी साइड से
बंगाल की खाड़ी के माध्यम से हिंद महासागर होते हुए किसी देश भी से व्यापार कर सकता है, और चाहे पश्चिमी यानी कि अरब सागर होते हुए किसी भी देश के साथ, चाहे अफ्रीका महाद्वीप से हो या जो दक्षिण पश्चिम एशिया जो पश्चिम एशिया है, चाहे वहां से व्यापार करना हो, या पूर्वी एशिया से व्यापार करना हो, या ऑस्ट्रेलिया से व्यापार करना हो, या कई मतलब किसी भी देश से व्यापार करना हो, तो भारत आसानी से, भारत की जो जहाज हैं, जो पानी की जहाज होती हैं, वो सभी जो पानी की जहाज होती है यहाँ पर आएंगे, तट पर लगेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माल लोड होगा, उसके बाद पानी के रास्ते से कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक के दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक के दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या इसकी सीमा है, पाकिस्तान की सीमा है, ये भारत है, पाकिस्तान है, तो यहाँ से पाकिस्तान डायरेक्ट भारत पर हमला कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 नॉटिकल मील के दूरी तक कोई भी देश बिना भारत की इजाजत के बगैर इस क्षेत्र में नहीं आ सकता है। इस राजनीतिक दृष्टि से भी देखेंगे तब भी बहुत ही महत्वपूर्ण भारत का क्या हिंद महासागर भूमिका निभाता है। इसके अलावा आप आर्थिक रूप से देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में भी, अरब सागर में भी यहीं से क्या निकाले जाते हैं, यहीं से पेट्रोलियम निकाले जाते हैं, डीजल निकाले जाते हैं, तमाम प्रकार के खनिज संसाधन होते हैं। यहीं से क्या होता है, यहीं से मछली का उत्पादन किया जाता, मछुआरे क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, और यहीं से क्या होता है, मछलियों का निर्यात होता है। तो इस तरह से आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर प्री के लिहाज से तो इतना ही है। अगर आप लोग मेंस लिखने वाले हैं तो मेंस लोग आप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक ये 4 हेडिंग डाल के आप लोग बढ़िया से लिख सकते हैं। इसी में आपको संविधान जोड़ देना है, इसी में आपको करंट जोड़ देना है, इसी में आपको इकोनॉमिक्स जोड़ के आप हिंद महासागर के महत्व को आराम से लिख सकते हैं। अब आइए अगली हेडिंग आप लोग डालिए। अगली हेडिंग अब डालिए आप लोग, हिंद महासागर का महत्व आप लोग समझ गए होंगे। ये वनडे एग्जाम के लिए तो नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भारत की स्थिति जो है इतनी मजबूत क्यों है, आखिर इसका कारण क्यों है। तो यही सब कारण है कि हिंद महासागर किसी देश के साथ, मतलब किसी देश के रोके से व्यापार मतलब आने जाने के लिए कोई समस्या नहीं होती है। और इसके अलावा अब आइए देखिए अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग डालिए, यहाँ से बढ़िया से ऑल वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप डालिए भारत की समुद्री सीमा। हेडिंग डालिए भारत की समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा। तो आपको हेडिंग डालना है, पहली हेडिंग आज की भारत की समुद्री सीमा, और हिंद महासागर के महत्व हेडिंग डाल के आप वहां लिख सकते हैं भारत हिंद महासागर। भारत के लिए हिंद महासागर एक वरदान साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत को चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, या व्यापारिक दृष्टि से हो, या राजनीतिक दृष्टि से हो, या प्राकृतिक संसाधन यानी कि आर्थिक दृष्टि से हो, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो इस आप हेडिंग में हिंद महासागर के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए, ये प्री के लिहाज से नहीं है इसलिए इस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेंस वाले लिख सकते हैं। तो आइए पहली हेडिंग डालिए भारत का समुद्री सीमा। तो भारत की समुद्री सीमा में आप हेडिंग डालिए, पहली हेडिंग है प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा। प्रादेशिक सीमा। दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा है संलग्न सीमा, संलग्न क्षेत्र या सीमा, संलग्न क्षेत्र। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कौन सा है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है या अनन्य आर्थिक सीमा है। ये आपको 3 हेडिंग डालना है। अब आप देखेंगे जो ये प्रादेशिक सीमा है, जो ये प्रादेशिक सीमा है, ये आधार सीमा से, कहां से? आधार रेखा से, तटीय आधार रेखा से, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा तटीय आधार रेखा से, तटीय आधार रेखा से ये कितनी दूर पर है? तो ये 12 नॉटिकल मील का है। कहाँ पर, कितनी दूर पर है? 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। इसी को साड़ में यम कहा जाता है, या इसी को समुद्री मील के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आएंगे संलग्न क्षेत्र के, ये कितनी दूरी पर है? ये 12 दूना 24 नॉटिकल मील। कितना है? 24 नॉटिकल मील है। उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र आप देखेंगे तो ये कितनी दूर पर है? तो ये 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल ये मील का मतलब ये है जैसे भारत है, क्या है?
जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये भारत का दक्षिणतम भाग है। तो ये जो समुद्री क्षेत्र की बात हो रही है, मतलब यहाँ से इस बिंदु से लेकर यहाँ तक 12 नॉटिकल मील, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 नॉटिकल मील, यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 नॉटिकल मील तक, इतनी दूर क्या है, भारत का अधिकार है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से अभी देख रहे हैं। उसके पहले आप इसे समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको अभी तुरंत ही याद करा दूंगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो 12 नॉटिकल मील है, अगर इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो सभी प्रकार के संसाधनों पर पूर्ण अधिकार है। आप लिख लीजिएगा इसी के नीचे ऐसे डैश बनाकर, सभी प्रकार के संसाधनों पर या लिख लीजिए संसाधनों के दोहन करने का, दोहन मतलब प्रयोग यानी कि यूज, ठीक है, दोहन करने का पूर्ण अधिकार है। क्या है, पूर्ण अधिकार है, मतलब कि चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो या राजनीतिक हो। ठीक है, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो या राजनीतिक है। आप लोग इस तरह से आप लिख सकते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और व्यापारिक। तो इस तरह से क्या है, ये पूर्ण अधिकार है, व्यापारिक अधिकार प्राप्त है किसको, भारत को ही नहीं, पूरे विश्व का कोई भी देश हो, अगर वो जलीय समुद्र का सीमा रखता है तो यही तीनों स्थितियां हर देश के साथ लागू होती है। तो पहला पॉइंट आपको प्रादेशिक सीमा में देखना है, 12 नॉटिकल मील दूर तक इसकी सीमा लगती है। और इस पे क्या होता है कि जो ये सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का प्रयोग है, दोहन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, और चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो या राजनीतिक हो या व्यापारिक। वही चीज जो मैंने अभी हिंद महासागर के महत्व में बताया कि सामाजिक का मतलब ये होता है कि जैसे पर्यावरण, जैसे पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश के लोग आएंगे, देखेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, मौज मस्ती करेंगे और पैसे देकर जाएंगे। आर्थिक दृष्टि से जैसे जो प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोलियम है, गैस है, डीजल है, ये सभी क्या है, यहीं से उत्पन्न होते हैं, और भी खनिज संसाधन हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे राजनीतिक में आप देखेंगे तो राजनीतिक रूप से जब 12 नॉटिकल मील तक देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी बंदा यहाँ पर भारत की इजाजत के बगैर आ नहीं सकता है। इसके अलावा व्यापारिक दृष्टि से आप देखेंगे महत्वपूर्ण है, भारत किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है, कोई भी उसमें समस्या, आने जाने के लिए कोई भी समस्या नहीं होगी। उसके बाद आता है संलग्न क्षेत्र। कौन सा आता है, उसके बाद आता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक रूप से पूर्ण अधिकार है। कौन सा, पहला तो सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या है, पूर्ण अधिकार है। क्या है, पूर्ण अधिकार है। यहाँ पर राजनीतिक नहीं, मतलब संलग्न क्षेत्र जो होगा वहां पर कोई जहाज जैसे आ जाती है, वहां पर मान लीजिए कोई जहाज आ जाती है, उससे क्या किया जाएगा कि सीमा शुल्क वसूला जाएगा। क्या किया जाएगा, सीमा शुल्क वसूली करने का यह अधिकार देता है। सीमा शुल्क वसूली कर सकता है भारत। मान लीजिए कोई जहाज दूसरे देश की है, और अगर घूमते घूमते मान लीजिए बिछुड़ कर कहाँ आ जाती है, इस संलग्न क्षेत्र में आ जाती है, भारत के संलग्न क्षेत्र में आ जाती है, तो उससे क्या किया जाएगा कि उससे जो उस भारत के संलग्न क्षेत्र में आएगा कोई भी जहाज, तो उससे क्या किया जाएगा कि सीमा शुल्क वसूल किया जाएगा, मतलब कि उससे क्या जुर्माना उसको देना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत कानून बना सकता है, मतलब कि इस क्षेत्र में कोई भी देश गंदगी नहीं कर सकता है। इस क्षेत्र में कोई भी देश गंदगी नहीं कर सकता है। इसके अलावा जैसे जीव सर्वेक्षण हुआ, क्या हुआ, जैसे जीवों का सर्वेक्षण भी किया जा सकता है, तो जीवों का सर्वेक्षण किया जा सकता है संलग्न क्षेत्र में, और सीमा शुल्क की वसूली की जाती है। पर्यावरण संबंधित कानून बना सकता है भारत, मतलब दूसरे देश के लोग आकर भारत के इस संलग्न क्षेत्र में कोई भी प्रदूषण वाला कार्य नहीं कर सकते हैं, गंदगी नहीं फैला सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक रूप से पूर्ण अधिकार है ही है, मतलब जो पेट्रोलियम है, संसाधन है, वो सभी के लिए पूर्ण अधिकार है।
उसके बाद आएंगे आप अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि आर्थिक रूप से पूर्ण अधिकार है, मतलब कि आर्थिक अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आर्थिक अधिकार प्राप्त है पहला। तो दूसरा क्या है कि वैज्ञानिक अनुसंधान, मतलब कि आप देखेंगे भारत की सीमा से लेकर 200 नॉटिकल मील दूर तक समुद्री सीमा में क्या होता है कि जो वैज्ञानिक क्या है अनुसंधान खोल सकता है, भारत वैज्ञानिक अनुसंधान खोल सकता है। इसके अलावा वहां पर झाड़ू पोछा मतलब कि देख रेख कर सकता है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो अगर नए द्वीप का भी निर्माण कर सकता है भारत, मतलब कि नए कृत्रिम ही तो द्वीप बनेगा ना। अपने भारत अगर कोई व्यक्ति हो, भारत हो या कोई भी देश हो, अगर द्वीप का निर्माण करेगा कैसे करेगा, कृत्रिम रूप से, मतलब मानव के द्वारा बनाया जाएगा। तो नए द्वीपों का भी निर्माण कर सकता है। और इसके अलावा भारत देख रेख कर सकता है, मतलब 200 नॉटिकल मील दूर तक। अगर इस क्षेत्र में कोई जहाज आती है तो उससे सीमा वसूली नहीं की जा सकती है। सीमा वसूली अगर पूछा जाए तो केवल संलग्न क्षेत्र में। यही सब प्रश्न पूछा जाएंगे जो मैंने यहाँ पर आपको बताया हूँ। यही प्रश्न आपसे पूछेगा कि जैसे किस समुद्री मील तक या किस नॉटिकल मील दूर तक क्या होता है, ये सभी प्रकार के भारत को अधिकार प्राप्त है। प्रादेशिक सीमा तक है, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो या व्यापारिक हो या राजनीतिक हो, सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त है। संलग्न क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक रूप से पूर्ण अधिकार प्राप्त है, मतलब कि संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, पर्यटन का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा सीमा शुल्क की वसूली कर सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून भी बना सकते हैं। और इसके अलावा जीवों का क्या कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है, आर्थिक रूप से, प्राकृतिक रूप से या आर्थिक रूप से पूर्ण अधिकार होता है। और इसमें क्या किया जा सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान खोला जा सकता है, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया जा सकता है। अब आइए इसी को मैप से आपको याद करा देते हैं। वैसे उम्मीद है कि आप लोगों को अधिकांश चीज याद हो गया होगा, लेकिन जो चीजें याद नहीं होगा वो अभी मैप से आपको याद हो जाएगा। तो भारत की समुद्री सीमा, आप इसे मैप से समझिए, आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। देखिए भारत की समुद्री सीमा में आप देखिए दक्षिण वाला भारत आप पहले बनाइएगा। कौन सा, दक्षिण वाला आपको भारत सबसे पहले आपको बनाना है। दक्षिण वाला आपको, एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तट बना लेना, टेढ़ा मेढ़ा रहता है। देखिए इस तरह से क्या है, इसका बनाने के कारण भी है, अभी बता रहा हूँ क्यों बना रहा हूँ मैं टेढ़ा मेढ़ा। देखिए इस तरह से क्या है, एक दक्षिण भारत है। अब देखिए यहाँ पर जो ये टेढ़ा मेढ़ा, जो ये टेढ़ी मेढ़ी तट भाई हमेशा कहीं का पानी की कोमल चट्टान रहती है, तो क्या होता है, पानी के झटके से क्या होता है, वहाँ की कट जाती है, क्या वहाँ की जो ये तटीय रेखा होती है, तटीय क्षेत्र होता है, कट जाता है, कहीं पर आगे निकल जाता है, कहीं पर पीछे रह जाता है। इस तरह से यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर एक रेखा खींचा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भारत के इस पश्चिमी क्षेत्र में भी, भारत के पूर्वी क्षेत्र में भी एक रेखा खींचा गया है। इसी रेखा को कहा जाता है तटीय आधार रेखा। क्या कहा जाता है, तटीय आधार रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तटीय आधार रेखा कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है कोस्टल बेस लाइन। क्या कहा जाता है, कोस्टल बेस लाइन कहा जाता है। मतलब जो तट निकले हैं, दबे हैं, इसी तट को मिलाने वाली जो रेखा है तटों के बगल, इसी को तटीय आधार रेखा कहते हैं या कोस्टल बेस लाइन कहते हैं। अब देखिए जो इसके अंदर जल भरा हुआ है, जो इस तट के रेखा के अंदर जो जल भरा हुआ है, इस जल को कहा जाता है इंटरनल वाटर। क्या कहा जाता है, इस जल को कहा जाता है इंटरनल वाटर कहा जाता है। यानी इसी को आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आंतरिक जल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आंतरिक जल कह सकते हैं। मतलब ये जो प्रादेशिक सीमा और भारत के तट के बीच में जो ये पानी वाला पोर्शन है, इसी को इंटरनल वाटर कहते हैं या इसी को आंतरिक जल कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या, इस लाइन को क्या कहते हैं, तो तटीय आधार रेखा कहते हैं या कोस्टल लाइन कहते हैं। अब देखिए इस लाइन से क्या किया गया है, इस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक, कितना,
12 नाटिकल मील से एक रेखा खींची गई है। 12 नाटिकल मील के दूर से एक रेखा खींची गई है, और इसी जो ये रेखा खींची गई, और इस जो यहाँ से लेकर यहाँ 12 नाटिकल के बीच वाला जो ये क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को कहा जाता है प्रादेशिक क्षेत्र। कौन सा कहा जाता है? इसी क्षेत्र को कहा जाता है प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरी रेखा आप आएंगे तो यहाँ से जो आधार रेखा है, ये तटीय आधार रेखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया गया है, 24 नाटिकल मील के दूरी पर एक रेखा खींची गई है। इसको कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है संलग्न क्षेत्र, संलग्न सीमा या संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैंने आपको तीसरी रेखा बताया था, इसी आधार रेखा से 200 नाटिकल मील दूरी तक, कितना? 200 नाटिकल मील दूर तक, 200 नाटिकल मील दूर पर एक रेखा खींची गई है, और इसके जो अंदर वाला भाग है इसी को कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितनी दूर पे है? 200 नाटिकल मील दूर। इसको मैंने अभी आपको बता दिया हूं, अब आप यहां से याद कर लीजिए। देखिए, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को मिलाने वाली जो रेखा है, जो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा को जो ये मिलाने वाली रेखा है, इसी को कहा जाता है तटीय आधार रेखा या कोस्टल बेस लाइन कहा जाता है। और इस आधार रेखा से और तट के बीच में जो बीच में जल है, इस जल को कहा जाता है इंटरनल वाटर, यानी कि आंतरिक जल के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रादेशिक सीमा जो ये तटीय आधार रेखा है, यहाँ से लेकर 12 नाटिकल मील के दूर की जो ये सीमा है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसी को प्रादेशिक क्षेत्र कहा जाता है या प्रादेशिक सीमा कहा जाता है। या इसी को समुद्री सीमा, तटीय समुद्री क्षेत्र भी कहा जाता है, समुद्री क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद आएंगे आप आधार रेखा से 12 नाटिकल मील दूर तक, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 24 नाटिकल मील दूर तक आएंगे, तो इस वाले पूरे क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र कहते हैं, और 200 नाटिकल मील वाले दूर पे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अब जो ये 12 नाटिकल मील दूर तक है, इसमें सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हो हैं, मतलब चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक हो या आर्थिक हो या व्यापारिक हो, सभी प्रकार के अधिकार। दूसरा जो संलग्न क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सीमा की वसूली की जा सकती है। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिकार प्राप्त है, जीवों का सर्वेक्षण किया जा सकता है, पर्यावरण संबंधित यहाँ पर कानून भी लागू हो सकता है। ये सभी मैंने आपको लिखा दिया हूँ पीछे, ठीक है। उसके बाद आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है कि आपको आर्थिक रूप से पूर्ण अधिकार होगा, मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों का आप दोहन कर सकते हैं। इसके अलावा आप साफ सफाई कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ पर खोल सकते हैं, कृत्रिम रूप से आप द्वीप का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको ये, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अधिकांश चीजें आपको याद भी हो गई होंगी। तो आइए देखते हैं अब विवादित मुद्दे पर मैं बात करूंगा। ये जो हिंद महासागर का महत्व था और भारत की समुद्री सीमा थी, इन सभी को मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया डिटेल से। अब आइए देखते हैं विवादित मुद्दे। कौन से? विवादित मुद्दे। तो विवादित मुद्दे कहाँ से स्टार्ट किया जाए? चाइना से स्टार्ट किया जाए कि पाकिस्तान से? तो आइए सबसे पहले भारत और पाकिस्तान विवाद। भारत और पाकिस्तान, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भारत और पाकिस्तान है, इसके बीच की जो सीमा रेखा है, इसके बीच जो सीमा है उसे क्या कहते हैं? तो इसके बीच दो सीमाएं हैं। एक तो आप जानते हैं रेड क्लिफ के नाम से। किस नाम से जानते हैं? एक तो आप जानते हैं रेड क्लिफ के नाम से। दूसरी सीमा आप जानते हैं LOC के नाम से। किस नाम से? LOC के नाम से। अगर तीसरी सीमा की बात की जाए तो तीसरी सीमा है सर्क्रिक रेखा। कौन सी है? सर्क्रिक रेखा, सर्क्रिक सीमा,
ठीक है, सर्कलिक रेखा है। ये 24 डिग्री अक्षांश है। क्या है? 24 डिग्री अक्षांश पर सर्कलिक रेखा है। और ये रेड क्लिफ भी भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा है, येलोसी भी भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। तो आइए अब मैप से समझते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो आइए सबसे पहले मैप बना लेता हूं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर बनाइएगा आप लोग अच्छे से, ताकि बढ़िया समझ में याद भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर ये हो गया, लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये कौन सा है, ये गुजरात वाला क्षेत्र है ना। बस इतना ही काम है, आपको इतना तो याद ही होगा। अब आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। आप लोग इसे मैप बनाकर हमारे साथ ही साथ लिखते चलिए। ठीक है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो यहीं से एक रेखा खींची गई है। देखिएगा, तो जो ए वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये क्षेत्र, इसी को कहा जाता है पीओके। पीओके का मतलब पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। और जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, जो ये वाला क्षेत्र है, इसे कहा जाता है आजाद कश्मीर। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, आजाद कश्मीर कहा जाता है। और आप देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो यहाँ से ये जो रेखा आई है, जो ये रेखा आई है, इस रेखा को कहा जाता है, इस रेखा को क्या कहा जाता है? इस रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो रेखा खींची गई है, इस रेखा को कहा जाता है सर्कलिक रेखा। क्या कहा जाता है? सर्कलिक रेखा कहा जाता है, या इसी को 24 अक्षांश की रेखा भी कहा जाता है। 24 डिग्री की रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आप और देखेंगे डिटेल से, तो आप देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर, थोड़ा से इसको बड़ा बनाना है। आप देखेंगे तो ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? तो ये वाला पूरा का पूरा लद्दाख क्षेत्र है। कौन सा है? लद्दाख क्षेत्र है। और आप देखेंगे ये इस वाले क्षेत्र को, ये कौन सा है? ये जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर है। तो देखिए यही पूरा क्षेत्र है, यही विवाद का जड़ है। तो विवाद कौन कौन से हैं? आपको विवाद पहले देखना है कौन कौन से हैं। तो विवाद आप देखेंगे तो विवाद है, सबसे पहला विवाद है सियाचिन है। कौन सा है? सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर है। दूसरा आप देखेंगे तो पीओके है। और तीसरा आप देखेंगे सर्कलिक है। क्या है? सर्कलिक रेखा है। सर्कलिक रेखा है। ये तीन मुख्य रूप से विवाद है। तो देखिए यहीं पर देखिए भारत का जो ये आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये इस तरह से लाइन वाला, ये पीओके वाला क्षेत्र है। इसी को कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। और जो बिंदी बिंदी आपको दिखाई दे रहा है, इसी को कहा जाता है आजाद कश्मीर। और ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान के कब्जे में है। दरअसल बात ये हुई थी 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, पाकिस्तान जब देश का विभाजन हुआ था रेड क्लिफ रेखा के नाम से, उसके बाद क्या होता है कि 1947-48 में ही पाकिस्तान क्या करता है, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देता है। उसी आक्रमण पे ये लोग पहुंच आए थे यहाँ तक, पूरा जम्मू कश्मीर को, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे तो वो क्या किए कि भारत के सैनिकों को भेजा गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये युद्ध करते करते भारत के सैनिक यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक भगा दिए थे। यहाँ तक भगा दिए थे, तब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यूएनओ चले गए। वहां से क्या होता है, यूएनओ जब आता है तो वो क्या करता है, युद्ध को विराम कर देता है। मतलब कि युद्ध
युद्ध को जब विराम कर देता है तो यहाँ पर यहाँ तक पहुंची थी भारतीय सीमा रेखा, भारत के सैनिक चाहे पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते हुए, तो यहाँ पर जब पहुंचते हैं तभी क्या होता है, यूएनओ का आर्डर आ जाता है और यहीं पर युद्ध जो है वो विराम हो जाता है, युद्ध विराम हो जाता है, यानी कि युद्ध बंद हो जाता है। तो यहीं से सीमा बना दी जाती है और इसी सीमा को कहा जाता है, जो ये सीमा रेड वाली आपको दिख रही है, इसी को कहा जाता है LOC। LOC का मतलब ये होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। जबकि यहाँ पर अभी आपको मैं बताऊंगा चाइना वाले, तो इसे कहा जाता है LAC। क्या कहा जाता है? LAC चाइना के साथ सीमा बनाता है, जबकि LOC की बात की जाए तो किसके साथ? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। इस क्षेत्र में प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान का कब्जा है। उस समय ये कहा गया था कि बाद में जनमत संग्रह करा लिया जाएगा, इस क्षेत्र के लोग अगर भारत में मिलना चाहेंगे तो भारत में चले जाएंगे और पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे तो पाकिस्तान में चले जाएंगे। लेकिन ये अभी प्रेजेंट टाइम पे स्वतंत्र है और ये पाकिस्तान इस पर पूर्ण रूप से कब्जा किया हुआ है। और दूसरा विवाद है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है और सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सैनिकों का मतलब कि भारत के ये अधिकार में है स्वतंत्र रूप से, और इस पर कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसको एक क्या पाकिस्तान कहता है, हमारा है। पाकिस्तान इसे सियाचिन ग्लेशियर को कहता है ये हमारा है, जबकि सियाचिन ग्लेशियर बहुत कई हजार मीटर क्या है ऊंचाई पर स्थित है। और यहीं से क्या होता है, ग्लेशियर समझते हैं ना, जो बर्फ का ऊंचा ऊंचा पहाड़ होता है उसी को ग्लेशियर कहा जाता है। बर्फ का जो ऊंचा पहाड़ होता है उसी को ग्लेशियर कहा जाता है। इस ग्लेशियर पे पाकिस्तान कहता है, ये कहता है हमारा है, लेकिन फिर हाल ये हमारे पास है, यानी कि भारत के कब्जे में ही है। तो आप देख रहे हैं इस क्षेत्र मतलब कि भारत की इस मुंडी पर जम्मू कश्मीर वाले इस क्षेत्र में क्या होता है कि POK के रूप में, पाकिस्तान के रूप में है यहाँ पर आजाद कश्मीर। और इस सीमा को क्या कहा जाता है, तो रेड क्लिफ कहा जाता है। और इस सीमा को सरक्रीक रेखा कहा जाता है। ये 24 डिग्री की अक्षांश रेखा। यहाँ पर वास्तव में पहले दलदली भूमि हुआ करते थे और यहाँ पर कोई रेखा उस समय खींची नहीं गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अब पेट्रोल मिलने लगा, गैस मिलने लगा और खनिज संसाधन मिलने लगे, तो पाकिस्तान को लालच आ गई और पाकिस्तान कह रहा है ये हमारा क्षेत्र है। क्योंकि यहीं पर क्या है, यहीं पर इसका सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का यहीं पर आप देखेंगे तो सिंध प्रांत है, इसलिए कहता है ये हमारा है। और इसको लेकर सरक्रीक रेखा को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है। और यहाँ पर जो ये POK वाला पोर्शन है इसे भारत कहता है हमारा है, और सही बात है ये भारत का ही है। लेकिन अब युद्ध विराम हो गया, तब से जनमत ना तो संग्रह हुआ ना ही ये इस क्षेत्र को आजाद करवा पाए। अब अगला तीसरा अगर युद्ध होगा पाकिस्तान से तभी ये आजाद हो सकेगा। तो ये है मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के विवाद। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा पूछा जाए तो रेड क्लिफ है, LOC है, सरक्रीक रेखा है। यहाँ पर ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान से विवाद है, POK को लेकर, और उसके बाद यहाँ पर सरक्रीक रेखा को लेकर यहाँ पर 3 स्थानों पर विवाद है। और इस वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं, लद्दाख कहते हैं, इस वाले क्षेत्र को जम्मू कश्मीर कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो इस क्षेत्र को किसने, पाकिस्तान कब्जा में लिया है। तो ये मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है, केवल सीमाओं से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन चूंकि भारत के आप नागरिक हैं, भारत के नागरिक के होने के कारण आपका यह कर्तव्य बनता है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारा कैसा संबंध है ये जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद आता है भारत और चीन के साथ। किसके साथ? भारत और चीन के साथ। इसके बाद नेपाल बस लास्ट रहेगा। तो आइए देखते हैं भारत और चीन के साथ। तो भारत और चीन सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, सबसे पहले देखिए तो भारत और चीन की सीमा रेखा 2 हैं। एक को कहा जाता है मैक-मोहन रेखा। कौन सी कहा जाता है? मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। मैक-मोहन रेखा 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। लेकिन चाइना कहता है ये मैक-मोहन रेखा हमारे बीच का ये रेखा नहीं है। ये मैक-मोहन रेखा मुख्य रूप से आप देखेंगे तो सिक्किम, कहाँ पर?
सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है इसी क्षेत्र में इस रेखा को माना जाता है मुख्य रूप से। और चाइना कहता है इस रेखा को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारा जन्म सन 1949 में हुआ था, यानी कि चाइना का जो जन्म है, चाइना जो स्वतंत्र हुआ था 1949 में, इसलिए इस सीमा रेखा को मानने के लिए तैयार भी नहीं है। क्योंकि चाइना की नीति क्या होती है, विस्तारवाद यानी कि साम्राज्यवाद, मतलब चाइना कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को कवर कर सके, इसीलिए। और फिर उसके बाद क्या होता है, 1962 में एक भारत और चाइना के बीच युद्ध हो जाता है। चाइना क्या करता है, भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है। उसके बाद यहाँ से एक सीमा का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है यलेसी कहा जाता है। यलोसी तो चाइना और पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ यलेसी है। इसी को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। इसे विश्व की सबसे बड़ी क्या अनमार्क्ड लाइन कहा जाता है। इसी को विश्व की सबसे बड़ी अनलॉक्ड लाइन कहा जाता है। और इसी अनलॉक्ड लाइन के कारण भारत और चीन के कई विवाद हैं। जैसे आप देखेंगे तो दौलत बेग ओल्डी है। इसके बाद आप देखेंगे हमेशा गलवान घाटी को लेकर विवाद मचा रहता है, गलवान घाटी हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे पेंगोंग झील हो गया या लेक हो गया या तसो वहाँ पर कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तवांग हो गया। क्या हो गया, तवांग कहाँ पर है, तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में तवांग है, अरुणाचल प्रदेश में। बाकी ये तीनों चीजें कहाँ पर है, तो ये तीनों चीजें लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में है। जो ये पेंगोंग झील है ये भारत की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ये भारत और पेंगोंग झील भारत और चाइना दोनों देशों में है। इसकी जो लंबाई है ये चाइना में भी कुछ क्षेत्र में है, भारत के कुछ क्षेत्र में है, इसीलिए इस झील को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है। चाइना कहता है ये पूरी झील हमारी है, जबकि भारत कहता है हमारा है। ठीक है, ये मुख्य रूप से दौलत बेग ओल्डी है, गलवान घाटी है, पेंगोंग झील है। पेंगोंग झील पूरे भारत की सबसे ऊंची खारे की झील है, खारे पानी की झील है। और तवांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश है। तो आइए इसे अब मैप से समझते हैं। तो मैप से आप देखिएगा वहां पर आपको बिल्कुल सरलता से समझ में आ जाएगी। तो आइए देखिए, मैप बनाता हूं। सबसे पहले ये देखिए क्या है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है। थोड़ा से बड़ा बनाएंगे क्योंकि यहीं पर पूरा कार्यक्रम यहीं पर है, चाइना वाला ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये भारत का मैप हो गया। ये क्या है, ये भारत का मैप हो गया, ये भारत का मैप हो गया, ज़्यादा ऊपर हो गया। ठीक है, ये भारत का मैप हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, देखिए ये भारत का मैप हो गया। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। इसी ग्लेशियर के बगल ही दौलत बेग ओल्डी है। क्या है, दौलत बेग ओल्डी है। यहीं पर भारत की क्या विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है, जो कि किसकी है, भारत की है। ठीक है, भारत की है, ओल्डी है, दौलत बेग ओल्डी है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहीं पर एक रेखा खींची गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे एक रेखा खींची गई है। और रेखा ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक चली आई है, फिर यहाँ तक चली आई है। इसी रेखा को कहा जाता है LAC। क्या कहा जाता है, इसी रेखा को LAC कहा जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका, चाइना का कब्जा है। इस क्षेत्र को कहा जाता है अक्साई चीन। क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है अक्साई चीन कहा जाता है। और इस रेखा को कहा जाता है जो यहाँ से यहाँ तक है LAC कहा जाता है। क्या कहा जाता है, LAC कहा जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा चीज यहीं पर आप देखेंगे तो गलवान घाटी है। क्या है, यहीं पर आप देखेंगे तो गलवान घाटी है। इसी को गलवान घाटी है, इसे लेकर हमेशा विवाद मचा रहता है। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पर एक झील है।
यहाँ पर एक पतली सी झील है, इतना क्षेत्र भारत में होगा, इतना क्षेत्र चाइना में होगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है पेंगोंग। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पेंगोंग। पेंगोंग झील कहा जाता है, या इसी को लेक कहा जाता है। लेक मतलब झील ही होता है। और यहीं पर क्या है? यहीं पर फिंगर पॉइंट है, फिंगर पॉइंट है, यहीं पर फिंगर पॉइंट है। और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहीं पर क्या है? यहीं पर तावांग है। क्या है? यहीं पर तावांग है। यहीं पर आप देखेंगे तो यहीं पर तावांग घाटी है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और यहीं पर आप देखेंगे ये क्या है? ये भूटान है ना, ये भूटान है भाई। तो यहीं पर क्या है? यहीं पर डोकलाम विवाद हुआ था। कौन सा? डोकलाम विवाद। ये कब हुआ था? तो सन 2017 में। कब हुआ था? सन 2017 में। और ये वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है? नेपाल है। कौन सा है? नेपाल है। इतना तो आपको पहले से ही याद होगा। तो देखिए, भारत और चाइना के बीच में मुख्य रूप से विवाद यही है। सबसे पहला तो दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी को क्या होता है कि चाइना कहता है मेरा है, लेकिन भारत का है वास्तव में। यहीं पर भारत की हवाई पट्टी भी बनाई गई है और विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये वाला आप पोर्शन देख रहे हैं भारत का, तो इसको कहा जाता है अक्साई चीन। जब 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, 1962 में जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, उसी समय चाइना ने आक्रमण जब किया था, तो इतने क्षेत्र को चाइना ने कब्जा कर लिया था। प्रेजेंट टाइम पर भी इस क्षेत्र को चाइना ही कब्जा किया है। इसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। तीसरा नंबर पे विवाद आता है आपका गलवान घाटी को लेकर। किसको? गलवान घाटी। गलवान घाटी में हमेशा आप देखते रहते हैं 2-4 सैनिक बेचारे मारे जाते रहते हैं। भारत के भी और चाइना के बीच सैनिक तो सैनिक ही होते हैं, तो सैनिक क्या होते हैं? मारे जाते रहते हैं। इस घाटी को लेकर हमेशा विवाद मचा रहता है। और चाइना कहता है ये घाटी हमारी है, लेकिन भारत कहता है हमारी है। इस घाटी के लेकर विवाद हमेशा मचा रहता है। उसके बाद आता है पेयोंग झील। पेयोंग झील कहता है चाइना हमारा है, भारत कहता है हमारा है। जबकि भारत में भी है पेयोंग झील और चाइना दोनों मतलब यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं चाइना में भी है, और यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं भारत में भी है। इसको लेकर भी हमेशा जंग छिड़ी रहती है। और यहीं पर क्या है कि यहीं पर 8 पहाड़ियां है, इसी को कहा जाता है फिंगर पॉइंट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वहां पर कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे होंगे फिंगर। आपको एकदम बिल्कुल पंजे के आकार का आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसी को फिंगर पॉइंट कहा जाता है। और उसी तरह से 8 पहाड़ियां हैं। कितनी है? 8 फिंगर पॉइंट हैं। और इसे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसे आप 3D मैप में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसे लेकर क्या होता है कि भारत और चाइना के बीच हमेशा विवाद बना रहता है। चौथे नंबर पे आता है डोकलाम विवाद। ये वास्तव में भूटान में है, ये वास्तव में भूटान में है। लेकिन होता यह है कि इस पर भूटान और भारत ने मिलकर इसको यहाँ पर ये क्या कर रहा था? चाइना यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रोड बना रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रोड बना रहा था। अगर चाइना यहाँ तक रोड बना लेता तो होता ये कि इस साइड तो बांग्लादेश है, इस साइड बांग्लादेश है, यहाँ पर भूटान में प्रवेश करता चाइना, और यहाँ से अगर आक्रमण कर देता तो ये जो सिलीगुड़ी गलियारा मैंने कल बताया था, जिसे भारत का चिकन नेट कहा जाता है, इस पर अगर आक्रमण कर देता चाइना तो जो पूर्वोत्तर वाला भारत है अपना, इसे आसानी से छीन सकता था। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ था? विवाद हुआ था 2017 में, लेकिन यहाँ तक रोड नहीं बनी। इसलिए इसी को डोकलाम विवाद के नाम से या डोकलाम तिराहा के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे तवांग घाटी। देश किसकी है? वास्तव में भारत की है और ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसको कहता है चाइना ये हमारा है। चाइना तो ये कहता है जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ये हमारा ही भाग है। क्योंकि वो क्या करता है? उसकी नीति क्या है? उसकी नीति ही है साम्राज्यवाद, यानी कि विस्तारवाद को बढ़ावा देता है और विस्तारवाद को बढ़ावा देता है। और इसी को लेकर भारत और चाइना के बीच हमेशा विवाद बना रहता है। और मेन कारण यही है कि जो ये येलोसी रेखा खींची गई है, जो ये येलोसी रेखा खींची गई है, वास्तव में जैसे भारत चाइना के बीच में एक बॉर्डर बनाया गया है, मतलब तार के माध्यम से एक बॉर्डर बना दिया गया है, बिल्कुल रेखा खींची उठी है। इस तरह से ये रेखा नहीं खींची गई। यहाँ पर जैसे
परिवार में क्या होता है, 2 बेटों का जब बंटवारा होता है शुरुआत में बिल्कुल, तो कह दिया जाता है 4 कमरा तुम्हारा है बेटा और 4 कमरा तुम्हारा है, 4 पेड़ तुम्हारा है, 4 पेड़ हमारा है। इस तरह से जो ये बांटते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर कोई सीमा रेखा नहीं बनाई गई है, कोई तारबंदी नहीं हुआ है। इसीलिए क्या होता है, कभी चाइना के सैनिक यहाँ पर घुस जाते हैं तो कभी भारत के सैनिक आगे चले जाते हैं। इसी को लेकर हमेशा विवाद मचा रहता है। तो ये मुख्य रूप से आपको भारत चाइना के विवाद हुए। आपको उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं, भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। आप लोग थोड़ा से 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय लेंगे, आप कंप्लीट हो जाएगा। भारत नेपाल, तो भारत नेपाल सीमा को कहा जाता है, भारत नेपाल सीमा को कहा जाता है काली नदी सीमा। काली नदी को ही भारत और नेपाल की सीमा मानी जाती है। कब से मानी जाती है, तो यहाँ पर क्या हुआ था 1815 में। कब हुआ था 1815 में एक सुगौली की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी, सुगौली की संधि हुई थी। इसी सुगौली की संधि या समझौते से ये माना गया कि जो भारत है और नेपाल है, इसके बीच की जो सीमा रेखा होगी वो काली नदी होगी। वो क्या होगी, काली नदी होगी। इसी काली नदी को लेकर, काला पानी को लेकर, लिम्पाथुरा और लिपलेख दर्रा को लेकर भारत और नेपाल में विवाद है। सबसे पहले मैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सबसे पहले आपके सामने मैप मैं बनाता हूं। देखिए आए, ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र हो गया, इसको थोड़ा से बड़ा बना देते हैं। ठीक है, जानबूझकर बड़ा बना रहे हैं, वास्तव में इतना बड़ा नहीं है। इतना बड़ा बनाएंगे फिर मुंडी भी बड़ी बनानी पड़ेगी, लेकिन जानबूझकर इसको थोड़ा से हम बड़ा बना देते हैं। ये कौन सा भाग है, ये नेपाल है। मैंने कल आपको बताया था नेपाल से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो नेपाल से 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, ये कौन सा है, उत्तराखंड है। उसके बाद यहीं से आप देखेंगे तो क्या है, यूपी है। और ये क्या है, ये बिहार है। और इधर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल है। और ये क्या है, सिक्किम है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये यूपी है, ये यूके यानी कि उत्तराखंड है, ये BI मतलब बिहार है। ये क्या है, ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है रेखा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा आई है। ये ऊपर वाला कौन सा पोर्शन है, तो ये ऊपर वाला सिक्किम है। कौन सा राज्य है, सिक्किम है। तो नेपाल से अगर पूछा जाए, ये क्या है, ये नेपाल है। अगर पूछा जाए नेपाल से कितने सीमा बनाते हैं, तो 5 राज्य, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया यानी उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आप देखेंगे तो यहीं पर एक दर्रा है, यहीं पर एक दर्रा है। इसी दर्रे से एक नदी आई हुई है। इस नदी को कहा जाता है काली नदी। क्या कहा जाता है, इस नदी को कहा जाता है काली नदी कहा जाता है। ठीक है, काली नदी कहा जाता है। उसके बाद अब अगर इधर आप आएंगे तो यहीं पर एक स्थान है। इस स्थान को कहा जाता है काला पानी। क्या कहा जाता है, इस स्थान को कहा जाता है काला पानी। दूसरे बार आप आएंगे, यहाँ पर एक स्थान है। इस स्थान को कहा जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं लिम्पाथुरा। क्या कहा जाता है, लिम्पाथुरा कहा जाता है। ये दोनों क्षेत्र कहाँ, काला पानी और लिम्पाथुरा कहाँ है, उत्तराखंड में है। जबकि ये लिपलेख दर्रा भी कहाँ है, उत्तराखंड में ही है। कहाँ है, उत्तराखंड में ही है। और जो यहाँ से काली नदी निकलती है, इसी को भारत और नेपाल की सीमा रेखा माना जाता है। जो एक काला पानी है, यहीं से एक नदी की धारा जाती है और एक काली नदी में मिल जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो ये लिम्पाथुरा है, यहाँ से भी एक नदी की धारा जाती है और काली नदी में मिल जाती है। तो ये आपकी पूरी की पूरी कहानी हुई। अब देखिए नेपाल, ये इतना मतलब जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, नेपाल है, यूपी है, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। यहाँ पर लिपलेख दर्रा है। कौन सा दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है। ये कहाँ है, उत्तराखंड में ही है। कहाँ है, उत्तराखंड में ही है। और यहीं से एक नदी निकलती है काली नदी। यहाँ काला पानी से एक नदी की धारा निकलती है और उसके बाद लिम्पाथुरा से भी एक नदी की धारा निकलती है और काली नदी में मिल जाती है। ये मूल रूप से ज्योग्राफिक यही क्या है, मैप है। उसके बाद विवाद क्या होता है कि काला, देखिए नेपाल ये कहता है कि जो सुगौली की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में, इसके तहत काली नदी ही क्या है, भारत
और नेपाल की सीमा है। लेकिन भारत जो काली नदी है वास्तव में यहाँ से लिपलेख के दर्रा वाली जो धारा आई है, ये काली नदी का उद्गम स्थल नहीं है, बल्कि जो ये लिम्पाथुरा है, यहाँ से एक काली नदी निकली है। और ये वाली धारा आई है, ये इस नदी की क्या है, सहायक नदी है। इसलिए नेपाल की जो सीमा है ये लिम्पाथुरा से लेकर पूरा का पूरा ये क्या होगा, नेपाल की सीमा होगी। और पिछले वर्ष क्या किया गया था कि नेपाल के द्वारा एक नया मैप तैयार किया गया था, एक नया मैप निकाला गया था। उस मैप में क्या किया गया था, जो ये लिम्पाथुरा है, काला पानी है और काली नदी लिपलेख दर्रा है, ये नेपाल के सीमा के भीतर दिखाया गया था। इसी को लेकर भारत और नेपाल के बीच थोड़ा से विवाद हुआ था, लेकिन ये विवाद शांत हो गया था। इसका कारण मुख्य रूप से ये था कि जो ये काला पानी है, इस काला पानी से क्या किया जा रहा था, इस काला पानी से इस दर्रे के माध्यम से एक सड़क बनाई जा रही थी। और इसकी अगर इस सड़क की अगर लंबाई पूछी जाए लगभग 80 किलोमीटर की थी। कितनी थी? 80 किलोमीटर की थी। अब यहाँ काला पानी से लिपलेख दर्रा के माध्यम से एक सड़क लिपलेख दर्रा तक एक सड़क बनाई जा रही थी। यहाँ पर क्या हुआ था, इस सड़क को यहाँ पर मानसरोवर ले जाया जा रहा था। क्योंकि अगर मानसरोवर जाना होता है, कैलाश पर्वत पर अगर जाना होता है, भगवान शिव शंकर जो है कैलाश पर्वत, अगर वहां पर जाना होता है तो यहाँ पर एक नाथुला दर्रा है। यही नाथुला दर्रा से होकर यहाँ पर मानसरोवर आया जाता है, कैलाश पर्वत आया जाता है। इसलिए भारत ने सोचा कि जो यहाँ से लोग आ रहे हैं, इतनी दूर से घूम के आ रहे हैं, और चूंकि यही काला पानी से अगर मैं एक रोड बना दूं लिपलेख दर्रा तक, और यहीं से एक इस रोड में अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ से बिल्कुल शार्ट हो जाएगा, कई सौ किलोमीटर रास्ता शार्ट हो जाएगा। और भारत के जो यात्री हैं, जो मानसरोवर जाते हैं, कैलाश यात्रा पे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी रोड को देखते हुए नेपाल ने इस मैप को तैयार किया था, और इसीलिए नेपाल और भारत के बीच में थोड़ा से विवाद का मुद्दा उठा। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे सब कुछ शांत है, कोई समस्या की बात नहीं है। और भारत ने यही केवल मैप में बता दिया था कि लिम्पाथुरा तक क्षेत्र क्या है, ये नेपाल का क्षेत्र है। चूंकि नेपाल ये मानता है कि जो 1815 में सुगौली की संधि हुई थी, उस सुगौली की संधि में यही बात कही गई थी कि जो ये नेपाल और भारत की जो सीमा है वो काली नदी है। इसीलिए उसने क्या किया कि यहाँ को ना मानकर यहाँ बोला कि जो लिम्पाथुरा से एक धारा आती है, नदी में मिलती है, यही वास्तव में काली नदी है। बाकी ये दोनों धाराएं काली नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भारत और नेपाल का विवाद हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों। और इसके अलावा आप देखेंगे तो सामान्य परिचय का लगभग सभी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं भौतिक भूगोल स्टार्ट करूंगा। सामान्य परिचय में इसके अलावा जैसे 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है, क्षेत्रफल के दृष्टि से जनसंख्या में सबसे ज्यादा किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है जनसंख्या। तो इस तरह से जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। इसलिए मैं इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करूंगा, और अगला जो नेक्स्ट क्लास कल से लूंगा मैं, वो भौतिक भूगोल से स्टार्ट करूंगा। और ये चैप्टर आपका जो भारत का सामान्य परिचय वाला था ये आपका कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। और अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।